हाय एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को। आर्टिकल 20 तक हमने अभी तक बात कर ली है। वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट टिल आर्टिकल 20। यू विल गेट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको कम्प्लीटली फिनिश करके आगे बढ़ेंगे फिर। तो आज की वीडियो के लिए आर्टिकल 21 और 21A जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम राइट टू फ्रीडम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, ठीक है, जिसमें आपका आर्टिकल 19, 20 इसकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज हम 21A के बारे में बात करेंगे। तो राइट टू फ्रीडम गारंटी करता है फ्रीडम फॉर सिटीजन टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि आर्टिकल 21 विच इज़ योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इन दोनों के इंटरप्रिटेशंस वक्त के साथ कैसे बदले हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, चलिए। तो आर्टिकल 21 बेसिकली टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, ये जो एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, इसको ये सबसे ज़्यादा इंटरप्रेट होने वाला आर्टिकल है, जिसको काफ़ी ज़्यादा बार इंटरप्रेट किया गया है। लॉजिकली स्पीकिंग, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, हमारी थिंकिंग चेंज होती है, वैसे बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लंबा चलने वाला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर में सोसाइटीज़ आएंगी, जनरेशन्स आएंगी, थिंकिंग इवॉल्व होगी, रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमने आर्टिकल 21 को हिस्ट्री पास्ट से लेके अभी तक इवॉल्व जो किया है, जो इंटरप्रेट किया है, हम उसको कई सारे केसेस के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 21 में लाइफ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है हम ये समझेंगे, और आर्टिकल 21 का जो पूरा मीनिंग एंड पर्पस है उसका पूरा हम इंटरप्रिटेशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो लाइफ से लेके डेथ तक, रोटी, कपड़ा, मकान, एनवायरनमेंट, प्राइवेसी, फ्रीडम, लिबर्टी, हम सब के बारे में बात करेंगे। पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करेंगे। कई सारे केसेस भी देखेंगे कि टाइम एंड अगेन कैसे कैसे इन वर्ड्स का इंटरप्रिटेशंस चेंज होते आया है, इवॉल्व होते आया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 बेसिकली बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस आर्टिकल में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21. Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Right? किसी भी व्यक्ति को हम उनकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, उनकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को हम छीन नहीं सकते एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वील अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो राइट है ना, राइट टू लाइफ, दिस इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, ये सबको अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है। पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट आर्टिकल 21 डज नॉट गारंटी अ सिंगल राइट। आर्टिकल 21 में एक कोई स्पेसिफिक सिंगल राइट गारंटी नहीं हो रही है, बल्कि कई सारी ऐसी राइट्स हैं जो एसोसिएट की गई हैं राइट टू लाइफ के साथ, वो सभी राइट्स आपको गारंटी होती हैं। रादर आर्टिकल 21 इज अ कंपोजिट राइट, ठीक है, विच हैज गिवन राइज टू नंबर ऑफ derived fundamental rights और inferred fundamental rights। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर में ऐसी कई सारी राइट्स हैं जिनको कंपोजिट करके एक सिंगल राइट बनाया गया है,
उसके कई डायमेंशंस हैं और वो सारे राइट्स को इन्फर किया गया है आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो वो सभी राइट्स आती हैं आर्टिकल 21 के अंदर में, सिर्फ एक स्पेसिफिक राइट गारंटी नहीं हो रही है, कई सारी राइट्स, कंपोजिट राइट्स आपको गारंटी की जा रही है। ठीक है, so what does exactly right to life means? Right to shelter, right to primary education, right to clean environment, right to reputation, right to privacy, ये जस्टिस पुट्टा स्वामी के केस में आया था, right against cruel punishment, right to corruption free administration, right to speedy and fair trial, right to health of workers। ठीक है, तो ब्रीफ में जो इंटरप्रेट किया गया है राइट टू लाइफ का मतलब, उनमें ये सारी राइट्स हम देख सकते हैं। आगे भी और समझेंगे कि कैसे कैसे इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अराइजेज आउट ऑफ दिस टॉपिक इज हाउ हैज आर्टिकल 21, हाउ हैज राइट टू लाइफ emerged as the most evolved and most interpreted फंडामेंटल राइट। क्यों सिर्फ आर्टिकल 21 को ही इतना इवॉल्व किया गया, इतना इंटरप्रेट किया गया है? सी, एक रिलेशन समझिए, हमने अभी तक राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स डिस्कस किए, हमने राइट टू इक्वालिटी डिस्कस किया। ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो कि राइट टू वोकेशन दे रहा था। इफ़ यू रिमेंबर, बेरार मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में ये अबॉलिश हुआ था और फिर इसको वापस से अप्लाई किया गया था, वापस से इसको वैलिड किया गया था। तो राइट टू वोकेशन के केस में जब अबॉलिशन चल रहा था इस आर्टिकल का, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इस केस में क्वालिटी ऑफ लाइफ डिप्राइव हो रही थी। ठीक है, बिकॉज यू हैव गिवन द राइट टू वोकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। However, there are certain conditions over it, but अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो आपको राइट टू वोकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया है। ठीक है, तो अगर इस राइट को हम वॉयलेट कर रहे हैं, अगर इस राइट को हम इनवैलिड कर दे रहे हैं, इस राइट को हम फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दे रहे हैं, तो क्या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिप्राइव होगी? बिल्कुल होगी। दिस इज द रीजन दिस हैज बीन amended आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी आफ्टर बरार मोटर व्हीकल एक्ट, जो हमने बात करी थी, आर्टिकल 13 के टाइम पे बात करी थी और आर्टिकल 19 के टाइम पे बात करी थी। इन दोनों केसेस में इसीलिए इसको रीअप्लाई किया गया, वापस से इसको वैलिड किया गया। अगेन इनइक्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है जब इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस चल रही होती है, आर्टिकल 15। अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 हमने जब बात करी थी तो हम समझे थे कि अगर अनटचेबिलिटी प्रिवेल करती है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस सोसाइटी में प्रिवेल करती है, दैट मीन्स इंफीरियर या डिप्राइव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। दैट वाज द रीज़न इसको आर्टिकल 17 को क्लॉज दिया गया और काफ़ी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स के साथ इसको अप्लाई किया गया। इनइक्वालिटी को भी अप्लाई किया गया आर्टिकल 15 में। ठीक है, कई सारे प्रोविजंस आए। टाइम एंड अगेन थिंग्स हैव बीन इंटरप्रेटेड, टाइम एंड अगेन थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और ये फिक्स नहीं है, ये आगे भी इवॉल्व होता जाएगा, आगे भी इसको इंटरप्रेट किया जाएगा अलग अलग डायमेंशंस को देखते हुए। ऑल राइट, सो दिस इज द रीजन, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से इवॉल्व किया गया है, किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है राइट टू लाइफ को। राइट, every fundamental right guarantees a quality of life and eventually leading towards right to life। तो हर fundamental right जो एक citizen को guarantee हो रही है वो basically आपको एक quality of life दे रही है। ठीक है, आपकी quality of life दे रही है जो कि eventually आपके right to life का एक अहम हिस्सा है, एक important part है। All right, it can be observed that all the other fundamental rights in part 3 रिवॉल्व अराउंड आर्टिकल 21 ओनली। बेसिकली आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के अंदर जो मेंशन्ड हैं वो राइट टू लाइफ की इर्द गिर्द तो घूम रही हैं। अगर आपको राइट टू लाइफ ही नहीं मिली है, इफ यू आर नॉट गारंटीड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, एवरी अदर राइट, फंडामेंटल राइट इज जस्ट मीनिंगलेस। उनका फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ इफ यू आर नॉट गारंटीड राइट टू लाइफ। ऑल राइट, सो राइट टू लाइफ है तो राइट टू वोकेशन है,
राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, राइट टू प्रोहिबिटेड अगेंस्ट इनइक्वालिटी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आपके ये डिराइव्ड राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 के थ्रू बाकी सारे राइट्स आपको मिल रहे हैं. So without Article 21, without right to life, every other fundamental right is baseless, every other fundamental right is meaningless. ठीक है. So without right to life enjoyed by individual, all the other fundamental right shall become meaningless. Thus Article 21 can be seen as fundamental of all fundamental rights. So fundamental of all fundamental rights is your Article 21. ठीक है. So till now we are only revolving around the right to life and Article 21 का पोर्शन. आगे और बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कैसे कैसे right to life को केसेस के थ्रू इंटरप्रेट किया गया है, सिचुएशन के थ्रू इंटरप्रेट किया गया है और पर्सनल लिबर्टी के थ्रू इंटरप्रेट किया गया है. Now let's have a look on the question which says what is the relation between Part 3 and Part 4 of Indian Constitution. So Part 3 is your fundamental rights and Part 4 is your directive principles of state policies, also known as DPSPs. So what is the relation among these two, among Part 3 and Part 4? So Part 3 ensures right to quality life. ठीक है, राइट टू क्वालिटी लाइफ आपका फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है, विच इज योर Part 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Part 4 विच इज योर DPSPs, it is to develop a welfare society that gives a quality of life. तो DPSP क्या इंश्योर कर रहा है कि एक वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई जाए. अल्टीमेटली इट इज फुलफिलिंग द एम ऑफ गिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपकी मिल रही थी, राइट टू क्वालिटी लाइफ, ये आपके आर्टिकल 21 में मिल रही थी. आई एम सॉरी, दिस वाज गारंटीड अंडर फंडामेंटल राइट्स Part 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड बाय अप्लाइंग DPSPs, through DPSPs, you are ensuring that you are providing a welfare state which is ultimately giving the citizens a quality of life. ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों parts relatable हैं. The directive principles along with fundamental rights contained the philosophy of constitution and is the soul of constitution. बहुत important है. ठीक है, तो इस तरीके से relation समझिए, concept के हिसाब से relate करिए, link करिए, easy है काफ़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स कंटेन फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस बारे में वो देखते हैं. ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ultimately aim to achieve a quality life only for the people. That is, ultimately they want to achieve the goal under Article 21. तो सारे फंडामेंटल राइट्स अलोंग विद DPSPs ये क्या अचीव कर रहे हैं? क्वालिटी लाइफ, राइट टू क्वालिटी लाइफ. ठीक है, विच इज अल्टीमेटली सराउंडिंग अराउंड योर आर्टिकल 21. इसका क्या मतलब हुआ? इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स DPSPs अलोंग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एक फिलोसफी और सोल बना देती है जिसका गोल है आर्टिकल 21, राइट टू क्वालिटी लाइफ. आर्टिकल 21 मेक्स Part 3 and Part 4 मीनिंगफुल एंड इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. ठीक है, तो आर्टिकल 21 वी हैव जस्ट नाउ अंडरस्टूड कि Part 3 Part 4 का क्या रिलेशन है एंड हाउ डज आर्टिकल 21 लिंक्स टू दीज पार्ट्स. तो जिस तरीके से लिंक हो रहा है, जिस तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस किया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के थ्रू, वी कैन वेरी वेल से दैट आर्टिकल 21 इज योर बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीवर्ड्स विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 21. 3 कीवर्ड्स हैं जो आपके आर्टिकल 21 में मेंशन्ड हैं: लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अभी हमने पढ़ा है, एक बार फिर देख लीजिए. आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पहला कीवर्ड, और पर्सनल लिबर्टी, दूसरा कीवर्ड,
except according to procedure established by law. This is your third keyword. All right, एक के बाद एक हम इन सारे keywords को समझते हैं कई केसेस के साथ कि क्या इनका इंटरप्रिटेशन है, हम इनका मीनिंग कैसे डिराइव करेंगे. ऑलराइट, सो दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, वी हैव ऑलरेडी सीन. तो तीन कीवर्ड्स, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. लेट्स वन बाय वन सी व्हाट डज दीज कीवर्ड्स मीन. पहले हम समझेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को. ठीक है, पहले इसी को समझते हैं. तो देखिए, आर्टिकल 21 जो है वो मेनली इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है पहले वो सुनिए, वो क्या कहता है. व्हाट डज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से अंडर आर्टिकल 21. उनका जो राइट टू लाइफ का प्रोविजन है वो ये कहता है, देयर प्रोविजन स्टेट्स दैट नो पर्सन is deprived of his life and personal liberty except according to due process of law. ठीक है, except according to due process of law. यहाँ due process of law की बात की जा रही है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के प्रोविजन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात की गई है. आगे समझेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है. तो कीप इन माइंड कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है राइट टू लाइफ के प्रोविजन में. ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब हुआ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो क्वेश्चन भी कर सकती हैं और कंट्रोल भी कर सकती हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस को. दे कैन वेरी वेल कंट्रोल एंड दे कैन वेरी वेल question the legislative and executive action. The courts have the power. All right, due process of law means this. Meaning जो substantive laws हैं, substantive laws का मतलब क्या हुआ, that define what should be the laws. तो law क्या होंगे, क्यों होंगे, इनको question किया जा सकता है. ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आपका वो है. अलॉन्ग साइड इट जो प्रोसीजरल लॉज हैं दैट डिफाइन हाउ विल दीज लॉज बी इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड कैन बी क्वेश्चन. तो कैसे इनको बनाया जाएगा, कौन से लॉज बनेंगे, क्या लॉ बनेंगे, कैसे बनाया जाएगा और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओरिजिनेटेड इन यूएस and it confers greater power on judiciary. Obviously अभी हमने देखा कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन कर सकती है कि आप क्या लॉज बना रहे हैं, आप कैसे लॉज बना रहे हैं, आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सब्सटैंटिव पावर्स तो हैं ही, साथ के साथ प्रोसीजरल लॉज जो हैं उनकी भी पावर दी गई है. ठीक है, सब्सटैंटिव लॉज के लिए भी क्वेश्चन उठा सकती है और प्रोसीजरल लॉज के लिए भी जुडिशरी क्वेश्चन उठा सकती है. ठीक है, अंडर दिस डॉक्ट्रीन द कोर्ट्स विल एग्जामिन द मोटिव ऑफ लेजिस्लेचर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोर्ट ये एग्जामिन करेगा कि किसी भी लॉ के बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का क्या मोटिव है, क्या एम है. ठीक है, बिहाइंड मेकिंग द लॉ, दैट इज इट विल चेक whether the law itself is fair or unfair. अगर वो मोटिव पॉजिटिव है, अगर वो मोटिव अच्छा है towards the betterment of society है, that means the law will be fair. ठीक है, और वाइस वर्सा. तो कोर्ट के पास इतनी एलैबोरेट पावर दी गई है अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच हैज बीन मेंशन्ड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे आगे कि क्या बोला गया है. तो जिन कंट्रीज के पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन्ड है उनके कोर्ट्स को पावर दी गई है दो सवाल पूछने की. पहला, क्या आपके पास पावर है कि आप इस लॉ को बना सको, और एंड दूसरा, क्या ये लॉज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से कॉम्प्लाई करेंगे या नहीं. द लॉ विच यू आर मेकिंग, आर these laws going to comply with the principle of natural justice. If the answer to both these questions above is negative, अगर नहीं है
तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव हो जाता है तो कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर द लॉ इनवैलिड और नेगेटिव। ठीक है, दैट्स व्हाई हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर वांटेड दिस फ्रेज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू बी प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस फ्रेज को यूज करने का इच्छा थी डॉक्टर अंबेडकर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये कहा कि अगर आप नए सोशल लेजिस्लेचर ले आते हो फ्यूचर में तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच ओनली फोकसेस ऑन प्रोसीजरल एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट ऑन लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो हमारे में उस समय जब अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, ये तो पहला स्टेप है। अंबेडकर वांटेड दिस फ्रेज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू बी प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ही सेड कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग सोशल लेजिस्लेचर changes in social legislature you will face problems. Substantive and legislative part will create problems. तो substantive and legislative part को आप हटा दीजिए। ठीक है, आपका जो substantive और legislative part है, substantive का मतलब कि क्वेश्चन उठाया जा सकता है क्या लॉज बन रहे हैं, ठीक है, कैसे बन रहे हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब कि उनका मोटिव क्या है, फेयर है, अनफेयर है, और क्या वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस पोर्शन में आता था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन्होंने यही कहा कि अगर आप कोई भी सोशल लेजिस्लेशन को ले आते हैं फ्यूचर में, ये दोनों पोर्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आप इंक्लूड मत करिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। तो उस समय सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, उसी के साथ चीज़ें आगे बढ़ाई गई, उस समय की बात है ये। ठीक है, now let's understand what does the phrase procedure established by law means. The concept originated in England में originate हुआ। इस डॉक्ट्रीन के अंडर में जब भी एक पर्सन उनको उनकी लाइफ लिबर्टी से डिप्राइव किया जाता है तो वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 हो रहा है, तो कोर्ट दो तीन चीज़ें एग्जामिन करेगी। पहला कि क्या ऐसा कोई लॉ है एग्जिस्टेंस में जो कि ऑथराइज कर रहा है एग्जीक्यूटिव को टू डिप्राइव दैट पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फर्स्ट थिंग द कोर्ट विल एग्जामिन इज दिस। सेकेंडली द कोर्ट विल एग्जामिन कि वो जो लॉ पास हुआ है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और लेजिस्लेचर और नॉट, तो जिस लॉ के अंडर में किसी पर्सन को उनकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव रखा जा रहा है, क्या वो लॉ एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पास किया है या नहीं। राइट, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन द कोर्ट्स विल चेक। थर्ड इज डिड द लेजिस्लेचर फॉलोड द राइट प्रोसीजर वाइल पासिंग द लॉ और नॉट। तो तीसरा सवाल यह है कि लेजिस्लेचर ने सही तरीके से उस लॉ को पास किया है या नहीं, जिस लॉ के अंडर में द पर्सन इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी। सो दीज थ्री क्वेश्चंस द कोर्ट विल एग्जामिन। दिस हैज बीन मेंशन्ड अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऑलराइट, ये तीन सवाल हैं। ब्रीफ में मैंने आपको बताया एग्जैक्टली इसमें होना क्या है। अभी थोड़ा और डिटेल में जाके समझते हैं कि कह क्या रहा है ये। However, court will not examine or review the fairness of the law or motive behind the legislature, जो कि due process of law में हो रहा था। Procedure established by law में कोर्ट ये एग्जामिन नहीं करेगा कि ये लॉ कितना फेयर है या लेजिस्लेचर का मोटिव क्या था जब वो इस लॉ को बना रहे थे। ठीक है, ये काम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का है। एंड thus cannot declare the law unconstitutional। वहाँ पे तो वो डिक्लेयर कर रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर अनफेयर था लॉ, बट यहाँ पे इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। दे कैनॉट डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, therefore it can be seen that judiciary
under the procedure established by law relies more on the good intentions of the legislature as well as strength of public opinion in the country. तो ये सिर्फ जुडिशरी के अच्छे इंटेंशंस और पब्लिक ओपिनियन पे जुडिशरी निर्भर करती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर में, ठीक है. दिस अप्रोच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बट नॉट दैट ऑफ लेजिस्लेचर. ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का अप्रोच है ये एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर रहा है आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के नहीं, ठीक है. अदरवाइज तो वो पनिश भी नहीं हो सकते ना. इफ़ ही हैज़ कमिटेड सम सीरियस क्राइम और उनको किसी लॉ के अंदर में कोई ऐसी स्ट्रिंजेंट लॉ के अंदर में उनको पनिश किया जा रहा है, ठीक है. दिसी राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं होता है कि इफ समबडी इज कमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ क्राइम तो उनको आप स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के अंडर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी की सज़ा ना सुना सको. दैट डजंट मीन राइट टू लाइफ. दैट इज़ वाई दिस हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कि आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव से बचाया जा सकता है, लेजिस्लेचर से नहीं. जो लॉ में लिखा है वो फॉलो होगा, भले ही उससे आपके राइट टू लाइफ छिन रही हो, उसकी भी अपने कंडीशंस हैं, ठीक है. आगे समझते हैं. अभी तक हमने क्या देखा, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो बचा रहा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं बचा रहा है. बेसिकली ये क्या हो रहा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये देखता है कि जस्ट, फेयर और रीज़नेबल तरीके से किसी को हम डिप्राइव कर रहे हैं, किसी को हम ज़बरदस्ती कोवर्जन में ज़ोर ज़बरदस्ती करके या फिज़िकल रिस्ट्रेंट के साथ ज़बरदस्ती हम किसी को बांध नहीं रहे हैं बिना किसी रीज़न के. अंटिल 1978 यही देखा जा रहा था कि जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीज़नेबल तरीके से उनको डिप्राइव किया जाना चाहिए. आफ्टर 1978 मेनका गांधी केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आगे समझेंगे इस केस के बारे में, जिसने इस पूरे इंटरप्रिटेशन को पलट दिया, ठीक है. सो दिस वाज हैपनिंग टिल 1978. अभी तक जो हमने बात करी है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में, इट वाज हैपनिंग टिल 1978, आफ्टर विच मेनका गांधी केस अरोज एंड अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, अ वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी केम, ठीक है. विल अंडरस्टैंड अभी आगे की स्लाइड्स में क्या एग्जैक्टली होता है इसमें. हमने एक बात करी थी, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से कॉम्प्लाई होना चाहिए कोई भी लॉ, ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड. बहुत इजी है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर में, उसको समझ लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए. तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 इज अचीव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है. राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ इज अचीव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. It's a collection of, now what is principle of natural justice? It's a collection of 3 principles which are universal in nature. Since these principles are binding on all the authorities including judiciary, legislature, executive as well as private individual. ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि सारी अथॉरिटीज़ पे बाइंड कर रहा है. ये एक यूनिवर्सल नेचर का लॉ है. प्रिंसिपल समझ लीजिए, लॉ समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, यूनिवर्सल नेचर का है, जो कि जुडिशरी पे भी एप्लीकेबल है, बाइंडिंग है, लेजिस्लेचर पे भी बाइंडिंग है, एग्जीक्यूटिव पे भी बाइंडिंग है, एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी बाइंडिंग है. ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. पहला है, नो मैन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड. उनको बिना सुने, उनके बिना जस्टिफिकेशन सुने हम किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं, उन्हें खुद को जस्टिफाई करने का मौका मिलना चाहिए. नो पर्सन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस. वेरी वैलिड, आप खुद के केस के जज नहीं बन सकते हो. तीसरा है, अथॉरिटीज मस्ट एक्ट बोनाफाइड, मतलब इन गुड फेथ विदाउट बीइंग बायस. तो अथॉरिटीज़ को बोनाफाइड एक्ट करना चाहिए
अच्छे फेथ के साथ काम करना चाहिए, बायस होके काम नहीं करना चाहिए, बायस होके कोई डिसीजन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल थे नेचुरल जस्टिस के, इसको हमने देख लिया। अब पर्पस क्या है इस प्रिंसिपल का? टू एक्सक्लूड द चांसेस ऑफ समबडी एक्टिंग आर्बिट्ररी अगेंस्ट द अदर पर्सन। ऑब्वियसली अगर हम बायस एक्ट करेंगे, अगर हम बोनाफाइड एक्ट नहीं करते हैं, अगर हम फेयर तरीके से एक्ट नहीं करते हैं, तो हमने अब आर्बिट्ररी एक्शन दिखा दिया किसी पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स एम टू ह्यूमनाइज एक्शन and decision making as they focus on the concept that every action must be backed with a valid justified reason। हर एक्शन के पीछे एक वैलिड जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए। किसी को आप ऐसे ही पनिश नहीं कर सकते, किसी को आप ऐसे ही कोई पनिशमेंट सुना दो, आप किसी को गलत साबित कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वैलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास आपके किसी भी एक्शन को लेके। दिस हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में? सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट दीज प्रिंसिपल्स इवन इफ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, स्टिल इनहेरेंटली फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भले ये वर्बैटम मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, स्टिल इनको हम इनहेरिट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दे कैन बी पर्टिकुलरली फाउंड अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आप आर्बिट्ररी एक्ट नहीं कर सकते, किसी को आप प्रिविलेज ट्रीट नहीं कर सकते, एवरीवन शुड बी इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड योर राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि आर्टिकल 21 आता है, विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये जो आपके 2 आर्टिकल्स हैं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में इनहेरिट कर रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आता है, कंटेन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनहेरिट कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की इम्पोर्टेंस क्या है? दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्डरली फंक्शन ऑफ द स्टेट दैट दे कैन बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक स्टेट को ऑर्डरली फंक्शन करने के लिए, उसकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इनहेरिट करना है, इनहेरेंट रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट सो मच सो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो ये इम्पोर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, इसको समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब अभी तक हमने लाइफ के बारे में बात की, अब हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस थे, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसके थ्रू हम समझेंगे कि पर्सनल लिबर्टी क्या है। पर्सनल लिबर्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 21 में। ठीक है, पहला जो केस था वो था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। तो बेसिकली हुआ क्या था, AK गोपालन को डिटेन कर लिया गया था। ठीक है, AK गोपालन वॉज डिटेन थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर डिटेन कर लिया गया था। इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया कि ये इनके पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, जो इनको डिटेन किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब इन्होंने चैलेंज किया कि मेरी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो रही है, मेरी पर्सनल लिबर्टी को खतरे में रखा गया है, मुझे डिटेन कर दिया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, सुप्रीम कोर्ट सेड कि पर्सनल लिबर्टी इज़ ओनली इन्फ्रिंज्ड इन 2 केसेस। सिर्फ इन 2 कंडीशंस में एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो सकती है। पहला, इफ़ देयर इज़ अ फिज़िकल रिस्ट्रेंट, अगर कोई फिज़िकल रिस्ट्रेंट है, किसी को बांध के कहीं अंदर रख दिया गया है ज़बरदस्ती, बिना जस्टिफाइड रीज़न के। दूसरा, इन केस ऑफ कोअर्जन, मतलब
जोर ज़बरदस्ती के साथ अगर किसी को डिटेन कर लिया गया है। यही दो कंडीशंस हैं जिस केस में किसी की पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन थी ये पर्सनल लिबर्टी की, ठीक है। तो आगे और देखते हैं, मेनका गांधी का केस हुआ, उसमें कैसे इस नैरो इंटरप्रिटेशन को एक ब्रॉडर डेफिनेशन दी गई पर्सनल लिबर्टी की। इफ द केस इज नीदर वन ऑफ दीज देन योर पर्सनल लिबर्टी इज नॉट बीइंग इन्फ्रिंज। अगर आप फिजिकल रिस्ट्रेन में नहीं हो, अगर आप कोवर्जन के साथ डिटेन नहीं हुए हो, आपका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा कोर्ट ने ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में बोला। पर्सनल लिबर्टी को बहुत नैरोली इंटरप्रेट किया गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं, अगले केस को देखते हैं जो कि था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। इन दिस केस क्या हुआ था, पासपोर्ट जो है मेनका गांधी जी का पासपोर्ट, उसको सरकार ने जब्त कर लिया, उसको सीज कर लिया था बिना किसी वैलिड रीज़न के, बिना एक्चुअली रीज़न बताए उसको सीज कर लिया गया। मेनका गांधी ने कोर्ट में चैलेंज किया कि मेरी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो रही है, मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है बिना किसी रीज़न बताए, तो ये मेरी पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है। कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट पर्सनल लिबर्टी इज़ अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ओनली इन्फ्रिंज बाय फिजिकल रिस्ट्रेंट या कोवर्जन, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ पर्सनल लिबर्टी फिजिकल रिस्ट्रेंट में या कोवर्जन में इन्फ्रिंज हो रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी तरीके से पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो सकती है। एक वाइड कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉडर व्यू इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का आया पर्सनल लिबर्टी के केस में, ठीक है। सो दिस केस, इन दिस केस ए.के. गोपालन के केस का एक नैरो व्यू जो था उसको ओवररूल कर दिया कोर्ट ने, अपने ही रूल को ओवररूल किया कि एक वाइड कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है। सिर्फ फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट या कोवर्जन के थ्रू पर्सनल लिबर्टी हिट नहीं होती है, इन्फ्रिंज नहीं होती है, देयर कैन बी मेनी डायमेंशंस टू इट। तो इस केस के थ्रू एक वाइडर कॉन्सेप्ट, हमें वाइडर डेफिनेशन देखने को मिली पर्सनल लिबर्टी की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया फॉलोइंग राइट्स एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। कुछ ऐसे राइट्स हैं 30-35 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये राइट्स मेंशन होंगे आर्टिकल 21 के अंदर में, विच इज़ योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पहला है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। अनदर वन इज, सेकेंड पॉइंट इज राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री water and air and protection against hazardous industries. Third right is right to livelihood. Fourth is right to privacy. Fifth is right to shelter. Sixth is right to health. Seventh is right to free education up to 14 years of age. This provision has been mentioned under Article 21A. इसको भी आज ही के वीडियो में हम समझेंगे। Right to free legal aid, ठीक है, free legal aid दी जाएगी, उसको भी समझेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में आर्टिकल 22 में आएगा फ्री लीगल एड का एक प्रोविजन, वील अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, इसको भी समझेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24 में बॉन्डेड लेबर की बात की गई है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं, आप जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो आपको हरास नहीं कर सकता कोई, ठीक है, ये भी आपके राइट टू लाइफ के अंदर में मेंशन्ड है। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, right to timely medical treatment in a government hospital, right not to be driven out of a state, right to fair trial, speedy trial था, fair trial है, right of prisoner to have necessities of life, prisoner को भी right दी गई है कि उनको जो भी उनकी necessities हैं life की वो provide की जाए। right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to हियरिंग, ठीक है,
ये सभी राइट्स मेंशन्ड हैं आर्टिकल 21 के अंदर में। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में, राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, right to social security and protection of the family, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep। कितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कितनी इंपॉर्टेंट राइट है जो कि मेंशन्ड है। राइट टू स्लीप, इफ एनीबडी डिस्टर्ब्स यू सोते हुए, आप बिल्कुल उनको बता सकते हैं कि ये हमारा राइट टू लाइफ है, चैन से सोने दो, राइट टू लाइफ हिट मत करो, हमारी इन्फ्रिंज मत करो। तो राइट टू स्लीप, चैन से सोइए, और कोई परेशान करे तो उनको बोलिए आप हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हो। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर दी राइट्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है आर्टिकल 21 के अंदर में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इफ एनी प्रोसीजर और लॉ which curtails personal liberty, that law should be passed by test of reasonable। ये कब बोला सुप्रीम कोर्ट ने? आफ्टर द मेनका गांधी केस। तो अगर ऐसा कोई भी लॉ इन्फ्रिंज कर रहा है पर्सनल लिबर्टी को, तो टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी को पास करना पड़ेगा हर लॉ को, मीनिंग दैट प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। This case is also important because after this case, due process of law and procedure established by law, इन दोनों को एक ही मीनिंग दे दी गई और इन दोनों को इंक्लूड किया गया आर्टिकल 21 के अंदर में। तो बेसिकली आफ्टर मेनका गांधी केस हमें दो चीज़ें मिली। पहला, हर उस लॉ को जो कि पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर रहा है या पर्सनल लिबर्टी को डाउट में डाल रहा है, उन सभी लॉ को टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी से क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें ये क्लियर होना पड़ेगा कि वो लॉ जस्ट हैं, वो लॉ फेयर हैं और वो लॉ रीजनेबल हैं। एंड अनदर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर दिस केस ओनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो फ्रेज है, जो अभी तक मेंशन्ड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इन दोनों को एक मीनिंग देते हुए आर्टिकल 21 के अंडर में इनपुट कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन दोनों को एक मीनिंग दिया गया, एक इम्पोर्टेंस दिया गया और इन दोनों को आर्टिकल 21 के अंदर में इंक्लूड किया गया। चलिए, तो पर्सनल लिबर्टी की बात हो गई, अब राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू लाइफ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि राइट टू लाइफ के कई इंटरप्रिटेशंस रहे हैं अभी तक, और आज तक की अगर हम बात करें तो 15 से 20 ऐसे राइट्स हैं जो मेंशन्ड है राइट टू लाइफ के अंदर में, ठीक है। तो देर आर मेनी ह्यूमन राइट्स विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस सिंगल वर्ड। एक सिंगल वर्ड के इतने इंटरप्रिटेशंस हैं, इतने डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ में इंक्लूड हो रहा है एजुकेशन, एनवायरमेंट, प्राइवेसी, हेल्थ, ठीक है, लाइवलीहुड, इंफॉर्मेशन, डिग्निटी, पीस, एट्सेट्रा। और भी वर्ड्स हैं जो ऐड हो रहे हैं। लाइफ जो एक सिंगल वर्ड है लाइफ, उसके अंदर में ये सारे वर्ड्स ऐड होते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, ये सारे डायमेंशंस होते हैं। अब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ को कैसे इंटरप्रेट किया है। जो वर्ड है लाइफ अंडर आर्टिकल 21, हाउ हैज़ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट वर्ड। तो देखिए, कई लोगों का ये मानना था, अभी केस के बारे में बात करेंगे। देयर वाज अ केस जिसमें ये बात की गई कि अगर हमें कोई राइट मिली है तो हमें उस राइट को वेव ऑफ करने का भी राइट मिला हुआ है, विच मीन्स अगर हमें जीने का अधिकार दिया गया है तो हम मरने का भी अधिकार रखते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव बीन गिवन अ फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू लाइफ, यू आर ऑल्सो गिवन राइट टू डाई। तो ये क्वेश्चन जब उठा, ये इंस्टेंस जब आया, एक केस में भी बात करेंगे, तो क्या इंटरप्रिटेशन निकली राइट टू लाइफ की, वो समझते हैं कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स जो हमें दी जा रही हैं, जो हमें ग्रांट की जा रही हैं, कैन वी ऑल्सो वेव देम ऑफ,
इफ वी आर ग्रांटेड, क्या उन फंडामेंटल राइट्स को हम वेव ऑफ भी कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ केस. वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई? दिस इज द क्वेश्चन जो हमें भी समझना है. दिस क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड इन पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इस केस में क्या हुआ, कुछ पिटिशनर्स थे जो कि पनिश किए जा रहे थे आईपीसी सेक्शन में अंडर 309. ठीक है, सुसाइड का सेक्शन है ये, अभी आगे देखते हैं. एज दे अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड, इन्होंने चैलेंज किया सेक्शन 309 को ये कहते हुए कि इफ वी आर गारंटीड फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू लाइफ, दैट मीन्स वी ऑल्सो हैव द राइट टू डाई. ठीक है, तो हेंस सेक्शन 309 शुड बी रेंडर्ड इनवैलिड. इसलिए आप सेक्शन 309 को इनवैलिड करिए. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन सेक्शन 309. क्या कहता है सेक्शन 309? As per section 309 of IPC, Indian Penal Code, whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offence shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or both. तो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो उनको 1 साल की सज़ा हो सकती है, उनको उन पे फाइन लग सकता है, या दोनों हो सकता है. ठीक है, तो इन्होंने यही चैलेंज किया, इन पिटिशनर्स ने यही कहा कि क्योंकि हमें राइट टू लाइफ गारंटीड है अंडर फंडामेंटल राइट, हमें राइट टू डाई भी गारंटी है. ठीक है, इसलिए आप सेक्शन 309 को इनवैलिड करिए. नाउ लेट्स हैव अ लुक कि कोर्ट ने क्या बोला. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, आर्टिकल 21 गिव्स द राइट टू डाई, दैट इज व्हाई आईपीसी 309 सेक्शन शुड बी रेंडर्ड इनवैलिड. इस समय पे इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हाँ, क्योंकि आपको राइट टू लाइफ दिया है, यू आर ऑल्सो गिवन राइट टू डाई. हाउएवर आज के डेट में ये जो प्रोविजन है, जो लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है, the law being followed was given to us by ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस. उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, आपको राइट टू लाइफ गारंटीड है, आपको राइट टू डाई भी है, आपके पास ये फंडामेंटल राइट है. बट आज के डेट में इस प्रोविजन को हम जज करेंगे किस केस के थ्रू? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के थ्रू. लेट्स हैव अ लुक कि यहाँ पे कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया राइट टू लाइफ के बारे में. तो इसमें भी बैकग्राउंड समझिए. इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इफ यू हैव बीन ग्रांटेड एनी फंडामेंटल राइट, यू डोंट हैव एनी राइट टू वेव देम ऑफ. आप उसको वापस दोबारा लौटा नहीं सकते, आप उसको इनवैलिड नहीं कर सकते. अगर आपको राइट टू लाइफ मिली है, आप राइट टू डाई नहीं कर सकते. ठीक है, सो इफ यू हैव द राइट टू लाइफ, यू कैन नॉट गिव इट अवे. This means right to die is not protected under Article 21. ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को ओवररूल कर दिया था. That's why IPC सेक्शन 309 will be valid. ठीक है, एक केस में कहा कि हाँ है वैलिड, दूसरे केस में अपने ही रूल को, अपने ही केस को ओवररूल कर दिया. Now let's talk about right to privacy. ठीक है, right to privacy एक बहुत इन्फर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट का, स्पेशली आर्टिकल 21 का. आर्टिकल 21 का ही एक सोल कह लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कह लीजिए, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते. तो राइट टू प्राइवेसी किसी और आर्टिकल के थ्रू या किसी और प्रोविजन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. इट इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ. सो योर राइट टू प्राइवेसी विथ सम एक्सेप्शंस इज ऑल्सो गारंटीड टू यू अंडर राइट टू लाइफ. ठीक है, the right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of freedom guaranteed by Part 3 of Constitution. जितने freedoms आपको मिले हैं, इन सभी का एक हिस्सा है right to privacy. In simple words,
राइट टू प्राइवेसी डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सेपरेट फंडामेंटल राइट, ये एक पार्ट है आर्टिकल 21 का ही, ठीक है, ये एक इन्फर्ड पार्ट है आर्टिकल 21 का। अब समझते हैं केसेस जो कि रिलेटेड हैं राइट टू प्राइवेसी से। पहला केस था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इफ देयर इज एनी अनऑथोराइज्ड डिस्टर्बेंस देन इट इज अ वॉयलेंस ऑफ प्राइवेसी, राइट। दूसरा केस था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको फेमसली कहते हैं टेलीफोन टैपिंग केस। इस केस में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ and unless there is a case of public emergency or a case of public safety nobody can tap the phone, कोई किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकता। You can't infringe anyone's right to privacy, आप किसी के राइट टू प्राइवेसी में इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो until unless, ये एक्सेप्शन मेंशन किया इन्होंने कि पब्लिक इमरजेंसी पब्लिक सेफ्टी की बात अगर आती है तब तक आप किसी की राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ अनदर राइट इज राइट टू एनवायरमेंट एंड रिलेटेड केसेस। नेक्स्ट प्रोविजन इन आर्टिकल 21 इज राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो पहला केस इसमें था RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। बैकग्राउंड समझते हैं, मसूरी और देहरादून में कई इलीगल माइनिंग चल रही थी, ठीक है। तो RLEK ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा इन सारे चीज़ों को मेंशन करते हुए। तो इन मसूरी एंड देहरादून बेल्ट इलीगल एंड अनऑथोराइज्ड माइनिंग वाज एक्सटेंसिवली बीइंग डन। RLEK wrote a letter about all this to Supreme Court stating all this। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ट्रीटेड द लेटर फ्रॉम RLEK एज अ रिट पिटीशन, इसको एक रिट पिटीशन की तरह सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीट किया। एंड बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑर्डर्ड ऑल ऑफ द इलीगल माइनिंग एंड एक्सकेवेशंस टू बी हॉल्टेड एट वंस। इन्होंने तुरंत ये रूल किया, तुरंत ऑर्डर किया कि आप ये सारी इलीगल माइनिंग, सारे एक्सकेवेशंस को तुरंत के तुरंत बंद करिए हमेशा के लिए। इस केस के बाद MC मेहता केस हुआ एंड फाइनली T दामोदर राव केस हुआ, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ऑल्सो योर राइट टू लाइफ, एक्सप्लिसिटली मेंशन अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना आपकी राइट टू लाइफ का पार्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसीज ऑन आर्टिकल 21, कि इमरजेंसी के वक्त राइट टू लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आर्टिकल 359 जो है, इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी को इन्फोर्स कर सकते हैं और जितने भी राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड the enforcement of rights conferred by part 3 during emergencies। तो अभी तक 3 बार टोटल आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया गया है, टोटल 3 टाइम्स। इंडिया चाइना वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 एंड वंस ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी इन 1976। सो दीज 3 वेर द केसेस, दीज 3 टाइम्स आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया गया था। अब समझते हैं कि क्या रिलेशन है आज के टाइम में आर्टिकल 21 का और इमरजेंसीज का। पहला केस है ADN जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 21 भी सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इसके बाद आया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 विच अमेंडेड दिस आर्टिकल 359, जहाँ पे ये लिखा था कि आर्टिकल 21 सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी के टाइम। एंड फाइनली आज के टाइम में ये लॉ है कि इवन इन द इमरजेंसी आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड,
ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो पार्ट था आर्टिकल 359 का कि इमरजेंसीज के टाइम पे आर्टिकल 21 सस्पेंड हो सकता है, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th अमेंडमेंट इन 1978 दिस प्रोविजन वाज डिलीटेड and it was made clear that during the emergencies also article 21 would remain valid, it won't be suspended, right? So next is article 21A, इसको समझ लेते हैं। right to freedom खत्म हो जाएगा। it talks about right to education, ठीक है। दो प्रोविजंस हैं, इजी हैं, समझ लीजिए फटाफट। आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमिन। तो 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रोविजन मेंशन्ड है आर्टिकल 21A में। दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट नहीं कहा गया है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कहा गया है। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो 21A जो ऐड हुआ है आपका वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है। प्लीज़ याद रखिएगा, छोटा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस साल 2022 में 20 साल हो जाएंगे इसको, 20 ईयर्स, ठीक है। सवाल पूछने के काफ़ी हाई चांसेस हैं इस टॉपिक पे। दिस अमेंडमेंट इज़ अ मेजर माइलस्टोन इन द कंट्रीज एम टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करके, फ्री एंड compulsory education. The government described this step as the dawn of the second revolution in chapter of citizens' right. ठीक है, गवर्नमेंट ने ये डिस्क्राइब किया। देखिए ये जो फ्रेजेस है ना कोट अनकोट में और इन सारी चीज़ों में, इसको नोट डाउन करिए, इसको कहीं भी आंसर में, ऐसे में, जब भी राइट टू एजुकेशन की बात आए मेंशन करिएगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर्स पे। Even before this amendment, the Constitution contained a provision for free and compulsory education, लेकिन कहाँ मेंशन था वो? फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं था, वो DPSP में मेंशन था अंडर आर्टिकल 45। However, being a directive principle, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, इसलिए वो सिर्फ एक पॉलिसी थी, एक सजेशन था, एक डायरेक्टिव था। इट वॉज नॉट अ फंडामेंटल राइट। Now there is a scope for judicial intervention in this regard. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सिएबल नहीं है तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती थी उस दौरान, क्योंकि अब ये 2002 से एक फंडामेंटल राइट है, अब इस केस में जुडिशियल इंटरवेंशन पॉसिबल है, ठीक है। Now let's understand how has this amendment changed the subject matter of article 45. तो DPSP का subject matter article 21A कैसे change करता है ये समझते हैं। अब क्या कहता है ये? The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. It also added a new fundamental duty, एक नई fundamental duty add होती है article 51A में, ठीक है। Under Article 51A that reads, it shall be the duty of every citizen of India to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. It's a fundamental duty mentioned under Article 51A, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी में भी मेंशन किया गया है। Now let's understand राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, इसको समझते हैं। इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 21A, पार्लियामेंट एनैक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ये समझिए। दिस एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू बी प्रोवाइडेड full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school
which satisfied certain essential norms and standards. सिर्फ शिक्षा ही नहीं देना है, आपको स्कूल के सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी लेवल्स को भी चेक करना है कि वो स्कूल, वो एनवायरनमेंट, वो एजुकेशन एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हो, एक इक्विटेबल लेवल पे हो, एक फॉर्मल स्कूल हो. इट्स नॉट ओनली अबाउट educating them, it is also about the formality of a school, the responsibility of a school, the quality standards of the school. ये भी mentioned है through right of children to free and compulsory education act of 2009. ठीक है, बहुत important provision है, 2009 में आया था ये. This legislation is anchored in the belief that values of equality, social justice and democracy are the creation of a just and humane society, can be achieved only through provision of inclusive elementary education to all. Understood? The Constitutional 86th Amendment Act of 2002 जो कि ऐड किया है आर्टिकल 21A right to education and the right of children to free and compulsory education RTE Act 2009 का, ये दोनों जो आपके लागू हुए हैं वो हुए 1 अप्रैल 2010 से. इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2010. ठीक है, तो छोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार 20 साल हो रहे हैं इस एक्ट को, राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए, 2002 में ऐड हुआ था 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. 20 ईयर्स हो रहे हैं. रिमेंबर दिस. अच्छे एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में फैक्चुअल चीज़ों के थ्रू पूछा जा सकता है. ठीक है, तो चलिए फॉर टुडे, फॉर दिस वीडियो, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं. राइट टू फ्रीडम आपका ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. ये भी राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, थोड़ा सा रह गया है, इसको अगले वीडियो में कर लेंगे. और फिर हम स्टार्ट करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विच इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 23 एंड 24. ठीक है, so I hope you have understood the concepts, the basic concepts which I have told you, and I'll see you in the next video. Thank you.